अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गैसेस एक्सचेंज चैप्टर का लेक्चर 3 गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको गैसेस एक्सचेंज के बारे में बताया था और ये बताया था कि प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज जो है वो किस तरह से होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस कि ह्यूमंस के अंदर गैसेस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है वो किस तरह से हो रहा होता है। Humans have an efficient respiratory system. This system ensures a smooth exchange of gases between the environment and the human body. ठीक है, कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में एक बहुत ही एफिशिएंट रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है और इसके स्मूथ एक्सचेंज होती है गैसेस और गैसेस की बिटवीन इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन बॉडी। आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, मैंने आपको प्लांट्स के बारे में बताया था। तो प्लांट्स में सच एज अ कोई प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज के लिए कोई सिस्टम नहीं था, मतलब मुख्तलिफ पार्ट्स थे जो गैसेस एक्सचेंज कर रहे थे, लेकिन एक प्रॉपर जो है सिस्टम जिसको कहते हैं, जिसमें मुख्तलिफ ऑर्गन्स कंबाइन होकर एक सिस्टम चलाएं, वो चीज़ उसके अंदर मौजूद नहीं थी। ये चीज़ ह्यूमन्स के अंदर मौजूद है क्योंकि ह्यूमन्स आर द हाईली डिवेलप्ड ऑर्गेनिजम्स और ह्यूमंस के अंदर जितने भी सिस्टम्स हैं वो सारे क्या हैं, वेल डिवेलप्ड सिस्टम्स हैं। तो उनमें से एक ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम भी है। दिस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन कंपोनेंट्स, एयर पैसेज वे एंड लंग्स। ठीक है, ये सिस्टम दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, एयर पैसेज वे और लंग्स। तो पहले हम पढ़ लेते हैं एयर पैसेज वे। Air passageway, it consists of connected tubes, nostrils, nasal cavities, pharynx, larynx, trachea, bronchi and bronchioles. एयर पैसेज वे जो है मतलब हवा के गुजरने का रास्ता। अगर हम आम उर्दू में इसको मतलब निकालें तो उसका मतलब होगा कि हवा के गुजरने का रास्ता। तो ये रास्ता जो है ये किस पर मुश्तमिल होता है, कुछ ट्यूब्स पर मुश्तमिल होता है जो कि एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। उनमें आ जाती है नॉस्ट्रल, नेजल कैविटी, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल। ठीक है, हेयर देयर इज अ डायग्राम ऑफ एयर पैसेज वे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं नॉस्ट्रिल, नथनों को हम लोग कहते हैं नॉस्ट्रिल। नेजल कैविटी क्या कहेंगे, नाक की जो ट्यूब होगी दोनों साइड पर मौजूद होगी, नॉस्ट्रिल्स भी दो होंगी और नेजल कैविटी भी दो होंगी। उसके बाद आ जाती है फेरिंक्स, लैरिंक्स। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, लैरिंक्स कहलाता है। उसके बाद है ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद आ जाते हैं ब्रोंकस, मतलब एक को ब्रोंकस कहेंगे और इन दोनों को हम ब्रोंकाई कहेंगे। तो ये था क्या हमारे पास एयर पैसेज वे। उसके अलावा ये जो है एक कंप्लीट ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम का डायग्राम है जिसके अंदर आपको दो लंग्स भी दिखाए गए, राइट लंग, लेफ्ट लंग्स दिखाया गया, उसके अलावा डायफ्रागम भी दिखाया गया। अब इसके अंदर जितने भी तकरीबन पार्ट्स का हमने जिक्र किया है, अब उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि हर पार्ट जो है वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास था नॉस्ट्रिल्स। दे लाई ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हेड एंड अलाउज एयर टू एंटर। ठीक है, हेड की वेंट्रल साइड मतलब अगले हिस्से की तरफ मौजूद होते हैं, जहाँ पर हेड सर है उसके बिल्कुल नीचे ही क्या होती है, नॉस्ट्रिल्स मौजूद होती हैं और ये क्या करती है, हवा को एंटर होने में मदद देती है, यही इनका फंक्शन है। Next one is nasal cavities. Through nostrils, air enters into two nasal cavity. Here the air is warm, moistened and dust-free by the hairs and the mucous membrane of the nasal cavity. ठीक है, कहते हैं कि नॉस्ट्रल से हवा गुजरने के बाद किधर आ जाती है, दो नेजल कैविटीज़ में एंटर होती है। यहाँ पर हवा क्या होती है, वार्म, उसको गर्म किया जाता है, मॉइस्ट, उसको नम किया जाता है और उसके अलावा डस्ट फ्री मीन्स के जो एयर हम लोग इनहेल कर रहे हैं अगर उसके अंदर कोई भी डस्ट पार्टिकल्स है तो हेयर्स के साथ वो क्या होते हैं, स्टिक हो जाते हैं। और वो उनके स्टिक होने की वजह क्या होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन, कि नेजल कैविटी की जो मेम्ब्रेन होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। म्यूकस हम कहते हैं कि एक स्टिकी सा मटेरियल होता है जो मेम्ब्रेन से सिक्रीट होता है, तो उस मेम्ब्रेन को हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे कि बलगम होती है उसी तरह का मटेरियल होता है, ये मेम्ब्रेन को हर वक्त मॉइस्ट रखने का काम करते हैं। आगे हम जितना भी रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तमाम जो मेम्ब्रेन्स होंगी हर कैविटी की या हर ट्यूब की, वो म्यूकस मेम्ब्रेन ही होगी उसको मॉइस्ट रखने के लिए, क्योंकि ताकि इसकी वजह से किसी भी किस्म की इरिटेशन वगैरह जो ना हो सके। ठीक है, तो नेजल कैविटी से हवा गुजरने के बाद एंटर हो जाती है फेरिंक्स में। फेरिंक्स इट इज़ अबाउट 4.5 इंचेस लॉन्ग मस्कुलर पैसेज एंड लाइंड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, ये भी एक लॉन्ग मस्कुलर पैसेज है, गुजरने का रास्ता है जो कि कितने इंच लंबा होता है, 4.5 इंच लंबा होता है और इसकी भी जो मेम्ब्रेन होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है।
Pharynx contains tonsils and adenoids which used to trap and filter microorganism. Pharynx में दो स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, टॉन्सिल्स और एडिनॉइड्स. इनका काम होता है कि हवा के अंदर मौजूद अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हवा में मौजूद है तो उसको ट्रैप करके मतलब पकड़ के और उस हवा को क्या कर लेता है, फिल्टर कर लेता है, ताकि वो अब जो हवा बॉडी के अंदर मूव करेगी वो क्या होनी चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से साफ होनी चाहिए. ठीक है, तो इसीलिए हम लोग मोस्टली आप लोगों ने सुना भी होगा कि नाक से जो सांस लेना है वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत मुंह के. तो वो इसी वजह से आप देखिए कि हर स्टेप के अंदर क्या हो रहा है कि उनकी हवा की सफाई की जा रही है. कहीं पर डस्ट पार्टिकल्स उसमें से रिमूव किए जा रहे हैं तो कहीं पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फिल्टर किया जा रहा है. ठीक है, और उसके अलावा फेरिंक्स जो है ना, ये एक ऐसा आप समझ लें हमारी बॉडी का पार्ट होता है जो दो चीज़ों को लिंक कर रहा होता है. ठीक है, फेरिंक्स को अगर हम आम जुबान उर्दू में कहें तो हलक. ठीक है, हलक अगर आप देखें तो नाक में भी अगर हम कोई ड्रॉप्स वगैरह डालते हैं तो वो भी हलक से होके और फिर नीचे जाते हैं, और उसी तरह से खाने की चीज़ भी फेरिंक्स को ही क्रॉस करती है. तो इसलिए कहते हैं कि फेरिंक्स के दो पैसेजेस होते हैं, वन ओपन्स इनटू द इसोफेगस एंड अदर ओपन इन लैरिंक्स. फेरिंक्स का एक पैसेज किसके अंदर ओपन होता है, इसोफेगस, जो कि क्या है हमारी फूड के नाल है. ठीक है, खुराक की नाली. और दूसरा ओपन होता है लैरिंक्स में, जो कि क्या है, रिस्पायरेटरी सिस्टम की एक ट्यूब है. ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं लैरिंक्स की तरफ. लैरिंक्स को कहते हैं वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, इस वजह से क्योंकि इसके अंदर वोकल कार्ड्स मौजूद होते हैं जहाँ से वॉइस प्रोड्यूस होती है. ठीक है, द एयर मूव्स फ्रॉम द फेरिंक्स इनटू द लैरिंक्स. अब एयर जो है वो फेरिंक्स से किधर मूव कर जाएगी, लैरिंक्स में मूव कर जाएगी. द कैविटी ऑफ द लैरिंक्स इज आल्सो लाइंड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन. ठीक है, कहते हैं कि लैरिंक्स की कैविटी भी किससे लाइंड होगी, म्यूकस मेम्ब्रेन से होगी. लैरिंक्स कंसिस्ट ऑफ ग्लोटिस. लैरिंक्स की कैविटी होती है उसको हम ग्लोटिस कहते हैं, और इस कैविटी के अंदर क्या मौजूद होती है, वोकल कार्ड्स, जिनकी वजह से हमारी जो आवाज़ है आप समझ लें कि आवाज़ निकलती है या जहाँ से आवाज़ आती है वो वोकल कार्ड्स की वजह से. वो वोकल कार्ड्स कहाँ पर मौजूद होती हैं, लैरिंक्स के पोर्शन में होती हैं. अब ग्लोटिस वो कहते हैं. अब आपको मैंने बताया कि फेरिंक्स जो है एक ऐसा पैसेज है कि जहाँ पर दो चीज़ें एक साथ ओपन हो रही है. तो जाहिर सी बात है कि जब खाना खा रहे हो या जब सांस ले रहे हो तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो खाना है वो लैरिंक्स में चला जाए. ठीक है, और जो हवा है वो इसोफेगस में चली जाए, तो क्योंकि पैसेज तो एक ही है ना, गुजर एक ही है. तो उस चीज़ से बचाने के लिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है. द ग्लोटिस इज गार्डेड बाय अ लिड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द एपीग्लोटिस. ठीक है, वो कहते हैं कि ग्लोटिस को गार्ड करने के लिए एक ढक्कन की तरह का स्ट्रक्चर मौजूद होता है, उसको एपीग्लोटिस कहते हैं. ये देखें, ये रहा एपीग्लोटिस. ठीक है, फेरिंक्स और लैरिंक्स के जो रीजन है उधर एपीग्लोटिस मौजूद है. इसका काम ये होता है कि जब हम सांस ले रहे हैं, हवा का गुजर होना है, तो उस वक्त ये थोड़ी देर के लिए इसोफेगस को क्या कर देती है, यहाँ पे इसोफेगस को ये लिड जो है उसको 1 सेकंड के लिए कह लो बंद कर देते हैं. और जब हम खाना खा रहे होते हैं तो उस वक्त ये एपीग्लोटिस क्या कर देता है, इधर से फेरिंक्स के रीजन को थोड़ी देर के लिए क्लोज करता है, ताकि खाना जो है वो लैरिंक्स के अंदर ना जाए, बल्कि वो किसके अंदर जाए, इसोफेगस से होता हुआ फिर वो स्टमक के अंदर जाए. तो ये काम जो है वो एपीग्लोटिस का होता है. अब नेक्स्ट हमारे पास है ट्रैकिया. अब लैरिंक्स जो है वो किस स्ट्रक्चर के अंदर ओपन होती है, ट्रैकिया में. तो हवा जो है वो लैरिंक्स से मूव करती हुई अब ट्रैकिया के अंदर आ जाएगी. इट इज़ अ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर. इट लाइज वेंट्रल टू द इसोफेगस एंड एक्सटेंड्स टू द चेस्ट कैविटी और थॉरिक्स. ठीक है, ये भी एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है और ये इसोफेगस की वेंट्रल साइड मतलब अगले हिस्से की तरफ मौजूद होता है, और ये एक्सटेंड करता है चेस्ट कैविटी तक ये मौजूद होती है ट्रैकिया. ठीक है, थॉरिक्स रीजन भी कहते हैं उसको, चेस्ट कैविटी भी कहते हैं. इट्स इनर सरफेस इज सिलिएटेड एंड सिक्रीट्स म्यूकस. ठीक है, इसकी भी जो इनर मेम्ब्रेन होगी वो म्यूकस सिक्रीट करेगी. उसके अलावा क्या होती है, सिलिएटेड होती है, मीन्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं. ठीक है, उनका काम भी सेम वही होता है जैसे कि हमारे नेजल कैविटीज़ के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स थे, उनका काम था डस्ट वगैरह को ट्रैप करना और हवा को क्लीन करना. यहाँ पर भी सिलिएटेड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका यही काम होता है. उसके बाद वो कहते हैं कि द ट्रैकिया है 16 to 20 सी शेप्ड रिंग्स, जो कि किससे बने होते हैं, कार्टिलेज. कार्टिलेज कहते हैं नरम हड्डी को. ठीक है, कार्टिलेज से बने होते हैं. तकरीबन कितने रिंग्स होते हैं, 16 से 20 होते हैं. ये डिपेंड करता है इंसान की हाइट के ऊपर. जितनी उसकी हाइट होगी तो इसी रेंज में होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे. लेकिन किसी में 16 होंगे, किसी में 17, 18, 19, वो डिपेंड करता है आपकी हाइट पर. इनका काम क्या होता है, विच प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग एंड कीप द पैसेज ऑफ एयर ओपन. ठीक है, ये क्या करती है कि टकराने से एक दूसरे के साथ ना, जब हवा इसके अंदर एंटर होती है तो वाल्स जो है वो एक दूसरे के साथ टकराए ना, तो इस चीज़ से बचाने के लिए इनके जो रिंग्स होते हैं वो सी शेप्ड होते हैं. और उसके अलावा
एयर पैसेज वे जो है वो हर वक्त ओपन रहे, ताकि हवा उसके अंदर हर सेकंड बाद जब भी गुजरो तो हवा उसके अंदर इजीली पास हो सके, तो उसकी वजह से इसको ओपन रखती है। ठीक है। ट्रैकिया आल्सो फिल्टर मॉइस्चर एंड वार्म द इनकमिंग एयर। और ट्रैकिया क्या करती है? फिल्टर इस वजह से क्योंकि ये सिलिएटेड होती है, ठीक है। मॉइस्चर करती है क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, और उसके अलावा ये एयर को वार्म भी करती है। जी इस डायग्राम के अंदर देखिए ये ट्रैकिया मौजूद है, यहाँ नजर आया आपको? इस तरह का ये रिंग लाइक जो है ना स्ट्रक्चर्स, इसके अंदर सी शेप्ड रिंग्स मौजूद होती हैं ट्रैकिया के स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है। या आप जानवर वगैरह की भी जब कुर्बानी होती है तो आप उसके अंदर भी इसको जो है ना रियलाइज कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ब्रोंकाई। कहते हैं द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंकाई। ट्रैकिया जो है वो खुद को दो ब्रांचेस में डिवाइड कर लेती है, जिसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। ईच ब्रोंकस एंटर्स द लंग टू इट्स ऑन साइड। हर ब्रोंकस जो है वो अपनी ही तरफ मौजूद जो लंग है उसके अंदर क्या होते हैं? एंटर करती है। दीज ब्रोंकाई डिवाइड्स एंड सब डिवाइड्स इन स्मॉल ब्रोंकाई इन लंग्स। ठीक है। फिर यही दो ब्रांचेस जो एक लेफ्ट लंग में जा रही है और दूसरी राइट में जा रही है, वो दोनों क्या होंगी? मजीद खुद को छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड करेंगी और क्या बना देती हैं? ब्रोंकियोल्स बना देती हैं। व्हेन ब्रोंकाई ब्रांचेस अटेन द डायमीटर ऑफ 1 मिलीमीटर और लेस दे आर कॉल्ड ब्रोंकियोल्स। कहते हैं कि जब ब्रोंकाई की जो ब्रांचेस हैं वो खुद को डिवाइड करके इतनी ज़्यादा बारीक हो जाएं कि उनका डायमीटर तकरीबन 1 मिलीमीटर के बराबर या इससे भी कम हो, तो तब हम उनको ब्रोंकियोल्स कहेंगे। और इन ब्रोंकियोल्स में अब कार्टिलेज नहीं होगी। ट्रैकिया के रीजन से कार्टिलेज का जो स्ट्रक्चर है ट्रैकिया का और ब्रोंकाई का, ये कार्टिलेज से बना हुआ था, लेकिन ब्रोंकियोल्स कार्टिलेज से बनी हुई नहीं होती, ये मस्कुलर होती हैं। ठीक है। अब ये जो ब्रोंकियोल्स होंगी ये ओपन होंगी एल्वोलाई में। ईच ब्रोंकियोल ओपन इनटू क्लस्टर ऑफ पाउचेस कॉल्ड एल्वोलाई। और ये क्लस्टर ऑफ पाउचेस बिल्कुल ऐसे नजर आता है जैसे कि बंच ऑफ ग्रेप्स, जैसे कि अंगूरों का गुच्छा होता है, बिल्कुल इसकी शेप उस तरह की दिखती है। इनको हम कहते हैं एल्वोलाई, और सिंगुलर एक को हम एल्वोलस कहेंगे। एल्वोलाई आर कवर्ड विद अ थिन वॉल एंड हैव अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज वेयर गैसेस एक्सचेंज अक्कर। ठीक है। ये एल्वोलाई की जो वॉल होगी ये थिन होगी और इनके अंदर कैपिलरीज का एक नेटवर्क मौजूद होगा जहां पर गैसेस एक्सचेंज होगी। इसको हम नेक्स्ट जो है ना डिस्कस करते हैं। जी इस डायग्राम के अंदर आप देखें, ये दो ब्रोंकस हैं, एक राइट लंग के अंदर एंटर हो रही है और एक लेफ्ट में, और अब मजीद ये खुद को ब्रांचेस में डिवाइड कर लेती है। इनको हम ब्रोंकियोल कहते हैं, जो बहुत छोटी ब्रोंकियोल होती है। फॉर एग्जांपल मैंने इस रीजन को यहाँ पर दिखाया, ये दो ब्रोंकियोल हैं और ये दो ब्रोंकियोल एल्वोलाई। देखें ये दो जैसे अंगूरों के गुच्छे होते हैं उस तरह के दो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे होंगे, इनको एल्वोलाई कहते हैं। और अगर इन एल्वोलाई में से एक एल्वोलस को मैं निकाल के दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है। राउंड शेप होती है और ऊपर इस तरह से ब्लड कैपिलरीज ने उसके ऊपर नेटवर्क बनाया होता है। ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट, एयर पैसेज वे हमने पढ़ लिया। अब आती है हमारी लंग्स की। लंग्स आर प्लेस्ड इन द चेस्ट कैविटी। ठीक है। चेस्ट कैविटी के अंदर मौजूद होते हैं। ईच लंग इज इनक्लोज्ड इन अ डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा विच कंटेन्स प्लूरल फ्लूइड। ठीक है। इसकी जो मेम्ब्रेन होगी हम उसको प्लूरा कहेंगे और वो किससे कवर्ड होती है? प्लूरल फ्लूइड से कवर्ड होती है। दिस फ्लूइड हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ लंग्स। ठीक है। सांस लेने के दौरान लंग्स को जो मूवमेंट करनी पड़ती है जिसमें वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं, तो उस मूवमेंट के दौरान जो है ये प्लूरल फ्लूइड जो है उसको मदद करता है। मतलब उनको जो है आप समझ ले फ्रिक्शन होने से बचाता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के दौरान। और जब वो रिलैक्स होते हैं तो बहुत से ज़्यादा रिलैक्स ना हो जाए, एक्सटेंशन से भी उनको बचाता है। तो ये है इसका फंक्शन। नेक्स्ट है देयर इज अ थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर बिलो द लंग कॉल्ड डायफ्रागम। ठीक है। लंग के नीचे एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम डायफ्रागम कहते हैं। द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्रागम हेल्प्स इन ब्रीथिंग प्रोसेस। डायफ्रागम की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन भी ब्रीथिंग प्रोसेस में हेल्प आउट करती है। जब हम ब्रीथिंग मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊंगी। ठीक है। तो ये देखिए आप लोग, ये लंग है ना, इसकी ये कवरिंग आपको नजर आ रही है, इस कवरिंग को हम प्लूरा कहते हैं और इस कवरिंग के अंदर प्लूरल फ्लूइड होता है। और ये नीचे का ये जो आपको मस्कुलर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसको डायफ्रागम बोलते हैं। अब हमने जैसे कि पीछे भी जिक्र किया कि जो मेन गैसेस एक्सचेंज है वो लंग्स के एल्वोलाई स्ट्रक्चर में हो रही होती है, तो अब हम उसी को डिस्कस करते हैं। इन लंग्स एल्वोलाई आर द साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज। एल्वोलाई आर थिन वॉल्ड एंड हैव अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। The blood which enters these capillaries
have a low oxygen concentration and high carbon dioxide concentration. Therefore, oxygen from the alveoli diffuses into capillaries and carbon dioxide from capillaries diffuses into alveoli. जी ये देखें, ये एक एल्वोलस का डायग्राम आपको दिखाया हुआ है और इसके ऊपर ये ब्लड कैपिलरीज को आपको नेटवर्क दिखाया गया है। ये जो ब्लू है ये किसको शो कर रहा होगा, ये शो कर रहा है वेन को और ये शो कर रहा है आर्टरी को। ठीक है, तो आप देखें कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न्स वेन्यूल और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आ रहा है। अब देखें ये आर्ट्रियोल है और ये हमारे पास ये आर्ट्रियोल है और ये हमारे पास वेन्यूल है। एल्वोलस के स्ट्रक्चर के अंदर क्या मौजूद है, अब जो आर्ट्रियोल आ रहा है उसके अंदर क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इट्स मीन कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा है और एल्वोलस ने चूँकि लंग से क्या लिया, ऑक्सीजन लिया इसकी सरफेस ने, तो यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगी, इन कैपिलरीज के अंदर डिफ्यूज़ हो जाएगी, एल्वोलस से निकलकर इसके अंदर आ जाएगी और यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, वो डिफ्यूज़ हो जाएगी अगेन एल्वोलस में। ये दोनों प्रोसेस बाय डिफ्यूजन होगा क्योंकि आर्ट्रियोल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और एल्वोलस में ऑक्सीजन की। तो हायर टू लोअर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से मूव करेगी और एल्वोलस से जो है वो ऑक्सीजन किस में मूव करेगी, इन ब्लड कैपिलरीज में। और फिर अगेन जो है ये ब्लड वेन्यूल के ज़रिए क्या होगा, दोबारा बॉडी की तरफ चला जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर क्या होगी, ऑक्सीजन मौजूद होगी। तो ये मेन साइट है गैसेस एक्सचेंज की, एल्वोलस। तो इसी तरह के हज़ारों बल्कि बिलियंस की तादाद में एल्वोलस मौजूद होती हैं एक लंग के अंदर और वो ये प्रोसेस जो है वो कर रही होती हैं। तो आज हमने पढ़ा है इस ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर, इसके अंदर हमने मुख्तलिफ ऑर्गन्स को डिस्कस किया और उनके फंक्शन को डिस्कस किया कि हवा किस तरह से मूव करती है और किस तरह से जो है वो एल्वोलस तक पहुंचती है। और एल्वोलस में फिर क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होती है, एक्सचेंजिंग होती है। ऑक्सीजन तो जाहिर सी बात है कि बॉडी में ब्लड के अंदर शामिल होकर बॉडी में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स क्या करते हैं, सांस के ज़रिए एक्सहेल कर देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक।